बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब चवन की मुलाहिदा फरमाएं। हमारा शुबा दुरुस्त निकला। लंबे कद वाला पिस्तौल को हरकत देते हुए बोला, तुम वही हो जिनके बारे में हमें जयपुर से इतला मिली थी। तुम्हें उस जीप पर देखकर हमें शुबा हो गया था। उस जीप को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो जयपुर के शिकारी महेंद्र सिंह की है। मैं उससे पिछले 6 महीनों के दौरान कम से कम 2 मरतबा पकड़ चुका हूँ, मगर कम वक्त का हाथ फौरन इन नोटों की गड्डी पर पहुंच जाता है। ऐसे आदमी को सलाखों के पीछे बंद करना तो अच्छा नहीं लगता ना। बहरहाल तुम लोगों को इस जीप पर देखकर मुझे शुबा हुआ था। मैंने पब्लिक टेलीफोन से मादाम बेला को इतला दी और तुम लोगों का हुलिया बताया तो उसने तस्दीक कर दी कि वो तुम दोनों ही हो सकते हो। उसने कहा था कि तुम दोनों को किसी न किसी तरह रोक कर रखा जाए। वो इतला मिलते ही जयपुर से रवाना हो गई थी। हो सकता है अब तक मुकराना पहुंच चुकी हो या पहुंचने वाली हो। वो छोकरी कहाँ है? मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उन दोनों को देखकर शुरू में मेरे ज़हन में जो शुबा उभरा था वो ही दुरुस्त था। उनमें से गेंडे की गर्दन वाले ने रत्ना के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इसलिए की थी कि हम उन्हें गुंडे समझते रहे और उनकी असलियत पर शुबा ना कर सके। तुम लोग शायद हुलिये बदलकर यहाँ से भागने का प्रोग्राम बना रहे थे। वो छोकरी कहाँ है? उसके लहजे में करख्तगी थी। वो डांस फ्लोर पर गई है। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, तुम झूठ बकते हो, हमने उसे यहाँ से निकलते हुए नहीं देखा। इस मरतबा गेंडे की गर्दन वाला बोला। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। वो पैंट शर्ट में है। हो सकता है तुम लोग उसे पहचान ना सके हो, वैसे भी बाहर अंधेरा है। वो दोनों चलने में खामोश रहे। फिर लंबे कद वाला अपने साथी को मुखातिब करते हुए बोला, होशियार रहना, ये बड़ा खतरनाक लगता है। गेंडे की गर्दन वाले शिवा ने कहा और मेरी तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया। दरवाजा खुला हुआ था और रत्ना दरवाजे के पीछे बेइसो हरकत खड़ी थी। लंबे कद वाला मुझ पर पिस्तौल ताने खड़ा था। मैं इतराफ कर लेता हूँ कि हम वही हैं जिनकी तुम्हें तलाश थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस तरफ आएंगे? मैडम बेला राह में बहुत ऊंचे ओहदे पर है, वो बेवकूफ नहीं, लंबे कद वाले ने जवाब दिया। जोधपुर की तरफ से 3 रास्ते जयपुर की तरफ जाते हैं। तीनों रास्तों की निगरानी हो रही है। हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि तुम लोग मुकराना पहुंचकर किसी और तरफ ना निकल जाओ। इसका मतलब है कि तुम भी राह में हो, मैंने कहा और हाथ को इस तरह हरकत दी कि उसे कोई शुबा ना हो सके। लेकिन रत्ना मेरे हाथ की हरकत का मतलब समझ ले। रत्ना मतलब समझ गई। वो बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे के पीछे से निकली और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर पूरी कुव्वत से 2 अत्थड़ उसकी गद्दी पर जमा दिया। उस शख्स के मुंह से ऊख की आवाज निकली और वो लड़खड़ाता हुआ आगे को गिरा। मैंने सबसे पहले उसके पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर मारी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर बेड पर गिरा, जिसे मैंने फौरन ही कब्जे में ले लिया। वो शख्स संभलने की कोशिश में था। मैंने उसकी कनपट्टी पर ठोकर रसीद कर दी। वो कराता हुआ ढेर हो गया। कनपट्टी पर लगने वाली ठोकर ने उसे कम से कम 2 घंटों के लिए इस दुनिया से गाफिल कर दिया। मैंने उसे घसीट कर दरवाजे के पीछे डाल दिया और पिस्तौल रत्ना के हाथ में दे दिया। रत्ना एक बार फिर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं खुले हुए दरवाजे के सामने इस तरह हाथ उठाए खड़ा रहा जैसे किसी ने हैंड अप कर रखा हो। सिर्फ 2 मिनट बाद काटेज के करीब तेज कदमों की आवाज उभरी और फिर गेंडे की गर्दन वाला शिवा दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। राकेश, वो वहां नहीं है, वो कहते कहते रुक गया और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, राकेश कहाँ है? मैंने गर्दन से अंदर की तरफ इशारा कर दिया। वो राकेश का नाम लेता हुआ अंदर दाखिल हुआ। रत्ना ने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। शिवा तेजी से पीछे घुमा और फिर उसके चेहरे पर खौफ के तासरात फैलते चले गए। ओह, उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, राकेश कहाँ है? ये रहा तुम्हारे सामने। मैंने जमीन पर पड़े हुए राकेश की तरफ इशारा किया। राकेश मुर्दों की तरह बेइसो हरकत पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात कुछ और गहरे हो गए। तो तुमने इसे मार दिया? शिवा अकलाया। नहीं, अभी जिंदा है, मैंने कहा। शिवा ने बड़ी फुर्ती से पतलून की जेब में हाथ डालने की कोशिश की, मगर मेरा गुस्सा उसके जबड़े पर पड़ा और वो लड़खड़ा गया। रत्ना ने बड़ी फुर्ती से उसके पीछे पहुंचकर पिस्तौल की नाल उसकी खोपड़ी से लगा दी। अब अगर तुमने कोई हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगी, वो गुर्राई। मैंने आगे बढ़कर शिवा की जेब से पिस्तौल निकाल लिया और रत्ना को इशारा किया। रत्ना ने बड़ी फुर्ती से पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़कर दस्ता पूरी कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। वो कराता हुआ ढेर हो गया, रत्ना हरी अप। मैंने शिवा की जेब से निकाला हुआ पिस्तौल अपनी जेब में डाल लिया। यहाँ कोई रस्सी तलाश करो। ये कोई मवेशियों का बाड़ा तो नहीं कि रस्सी मिल जाए, रत्ना बोली। उसने भी राकेश वाला पिस्तौल जेब में डाल लिया। वो इधर उधर देखने लगी। मैंने बिस्तर की चादर खींच ली और उसे लंबाई के रुख पर फाड़ने लगा। उस चादर की बालिश भर चौड़ी 5-6 पट्टियां बन गई। मैंने पहले राकेश के पैर और हाथ पुष्ट पर बांधे और फिर शिवा को भी इसी तरह बांध दिया और फिर बत्ती बुझाकर काठी से बाहर आ गया। होटल की इमारत की तरफ से मौसीकी और लोगों के शोर की मिलीजुली आवाजें सुनाई दे रही थी। आसपास के काटे तारीख पड़े हुए थे। मेरा ख्याल था कि क्लब का प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये काटे आबाद होना शुरू होंगे। तकरीबन 50 गज दूर किसी पोल पर बल्ब जल रहा था, लेकिन दरख्तों की झुकी हुई शाखों की वजह से उसकी रोशनी महदूद हो गई थी। हमारे वाले काटेज के सामने दरख्तों की वजह से अंधेरा था। इमारत की तरफ से शोर की आवाजें तो आ रही थी, लेकिन उस तरफ कोई ज़ीरू दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अंदर आकर पहले राकेश को कंधे पर उठाया और बाहर निकलकर इधर उधर देखता हुआ तेजी से काटे के पिछली तरफ चलने लगा। उस तरफ भी 1-2 काटे थे, मगर वो खासे दूर थे और उस तरफ भी तारीकी थी। अकब में बाईं तरफ वो अमूदी ढुलान थी जो मैंने दिन के वक्त देखी थी। वो ढुलान खासी गहरी थी। नीचे दूर तक दरख्त और झाड़ियां फैली हुई थी।
मैंने राकेश को कंधे से उतार कर उस ढुलान पर लुढ़का दिया। वो झाड़ियों में उलझता हुआ नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। कुछ देर तक झाड़ियों की शाखों की आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर खामोशी छा गई। राकेश कम से कम 15-20 गज नीचे जाकर रुका था। मैं तेजी से काठी में वापस आ गया और शिवा को कंधे पर उठा लिया। वो कमबख्त गैंडे ही की तरह भारी था। उसे खाई तक ले जाते हुए मैं बुरी तरह हांफ गया था। उसे ढुलान पर लुढ़का कर मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो दोनों जिंदा थे। मैंने उन्हें अपने हाथों कत्ल नहीं किया था, लेकिन किसी ऐसे आदमी को जिंदा छोड़ना भी मेरे उसूल के खिलाफ था जो मेरी जान का दुश्मन हो। उन्हें मैंने हाथ पैर बांध कर उस गहरी खाई में लुढ़का दिया। उन दोनों के मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया गया। होश में आने के बाद भी ना तो वो कोई हरकत कर सकते थे और ना ही उनके मुंह से कोई आवाज निकल सकती थी। उस गहरी खाई को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वहां भेड़ियों की आमदोरफ्त जरूर होगी। अगर वो भेड़ियों की खुराक बनने से बच गए तो जहरीले सांप या बिच्छू वगैरह उनकी जिंदगियों का खात्मा कर देंगे। अगर वो उनसे भी महफूज रहे तो अपनी मौत आप मर जाएंगे। इस बात का इम्कान हरगिज नहीं था कि कोई उन्हें बचा लेगा। रात के वक्त तो किसी का इस तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुबह के वक्त अगर कोई तफरीहन उस तरफ चला भी गया तो उस वक्त तक दम घुटने ही से उनका खात्मा हो चुका होगा। मैं काटेज में वापस पहुंचा तो ठिठक सा गया। रत्ना तस्वीरों वाले फ्रेम सीधे कर चुकी थी और एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। क्या बात है, ये तस्वीर ज्यादा पसंद आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह नहीं, वो चौंक कर बोली। ये शुभा की तस्वीर है। शुभा? ये कौन है? क्या तुम जानती हो इसे? मैंने हैरत से कहा और तस्वीर को देखने लगा। तस्वीर दरअसल 16 बाई 20 इंच साइज का कलर फोटोग्राफ था। उस लड़की की उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं थी। बेहद हसीन थी, जिसम पर लिबास नाम की कोई चीज ना थी। तस्वीर इस अंदाज से खींची गई थी कि बदन के तमाम नशीबो फराज वाज़े थे। लड़की के होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह तस्वीर खींचवाने के लिए उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला गया था, बल्कि उसने बखुशी कैमरे का सामना किया था। ये प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में मेरे साथ वेटरस थी, रत्ना ने जवाब दिया। सिर्फ 2-3 महीने रही, फिर इतला दिए बगैर काम छोड़कर चली गई थी। लानत भेजो इस पर, मैंने कहा। मैं सोच रही हूँ किसी जगह मेरी भी ऐसी तस्वीर लगी हुई ना हो, या मेरी वीडियो फिल्म। सीता के बंगले में मौजूद हमने तमाम वीडियो फिल्में जाया कर दी थी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। आओ अब चले, ज्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। रत्ना ने बेड के करीब छोटी मेज पर रखा हुआ चाबियों का गुच्छा और वो नोट निकाल लिए। नोट रत्ना ने अपनी जेबों में ठूंस ली और चाबियों का गुच्छा मेरी तरफ बढ़ा दिया। रिंग में 3 चाबियां थी और ये तीनों कार की चाबियां थी। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और रत्ना का हाथ पकड़कर बाहर निकल आया और दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े इमारत के पहलू की तरफ होते हुए पार्किंग की दूसरी तरफ चलने लगे। रास्ते में सिर्फ एक आदमी नजर आया जो शराब की बोतल लिए किसी काठी की तरफ जा रहा था। पार्किंग एरिया की तरफ कोई नहीं था। किसी को गाड़ियों की निगरानी पर मुकर्रर करने की जरूरत नहीं समझी गई थी। मैंने अभी रत्ना का हाथ पकड़ रखा था। हम दोनों गाड़ियों के दरमियान चकराते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे, जो दूर से नजर आ रही थी। दाईं तरफ चबूतरे पर भी हंगामा जारी था। नीमुरियां लिबास में एक रकासा मेजों के दरमियान थिरक रही थी। जीप के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। वो सुर्ख गाड़ी उससे आगे थी, जो मैंने शुरू में एक गाड़ी के साथ देखी थी। बाद में एक मौके पर मैंने गेंडे की गर्दन वाले शिवा को उस कार के करीब खड़े हुए भी देखा था और मुझे यकीन था कि ये कार उन्हीं की थी। जीप के करीब खड़े होकर मैंने चाबियों का रिंग रत्ना की तरफ बढ़ा दिया और खुद इधर उधर देखने लगा। रत्ना झुकती हुई सुर्ख कार के करीब जा चुकी थी। चबूतरे पर सब लोग अपनी मस्तियों में गर्क थे। किसी को इससे गर्ज ना थी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो हमारी तरफ देख रहा था। उस मेज पर 2 औरतें और एक आदमी और भी था। वो तीनों आपस में बातें भी कर रहे थे, लेकिन उस शख्स के बारे में कहा जा सकता था कि उन तीनों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इंजन के स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। उसके साथ ही रत्ना की आवाज भी सुनाई थी। मैं जीप से हटकर सुर्ख कार के करीब आ गया। पैसेंजर साइड वाला दरवाजा खोलते हुए मैंने एक बार फिर चबूतरे की तरफ देखा। उस शख्स के चेहरे पर उलझन के तासरात साफ नजर आ रहे थे। कार हरकत में आ चुकी थी। मैंने सीट पर बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। पार्किंग एरिया में गाड़ियां इस तरह खड़ी थी कि ऐन बीच में खड़ी हुई कोई गाड़ी आसानी से निकाली जा सकती थी। रत्ना सुर्ख कार को दूसरी कारों के दरमियान उस रास्ते पर ले आई। पार्किंग एरिया के इख्तिताम पर मेन रोड की तरफ चला गया था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। वो शख्स एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फिर दूसरे इलम में उसने उठकर चबूतरे से बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। अब उसके हाथ में पिस्तौल या रिवाल्वर किस्म की कोई चीज भी नजर आ रही थी। उस शख्स के बारे में मेरा शुबा दुरुस्त निकला। वो भी राकेश और शिवा का साथी था, जिसे गालबन उन्होंने फोन करके अपनी मदद के लिए शहर से बुलवाया था और वो उन दोनों से अलग थलग ही रहा था ताकि किसी हंगामी सूरत-ए-हाल में उनकी मदद कर सके। और अब हमें सुर्ख कार पर जाते देखकर उसे गड़बड़ का एहसास हो गया था और उसने हमारे पीछे दौड़ लगा दी थी। रफ्तार बढ़ाओ रत्ना, मैंने कहते हुए अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उन दोनों का एक साथी हमारे पीछे आ रहा है। रत्ना ने एकदम रफ्तार बढ़ा दी। उसी लम्हे यके बाद दीगरे 2 फायर हुए। एक गोली हमारी कार की अगवी स्क्रीन तोड़ती हुई हम दोनों के दरमियान सामने विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई हमसे आगे निकल गई। दूसरी गोली गालबन पीछे डिक्की में लगी थी। हम दोनों बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गए। रत्ना ने स्टीयरिंग जरा सा दाईं घुमा दिया और इसी तरह हमें पार्किंग में खड़ी हुई दूसरी गाड़ियों की आड़ मिल गई।
मैंने मुड़कर देखा, वो शख्स अब पार्किंग एरिया में उस तरफ दौड़ रहा था जहाँ से हमने ये कार उड़ाई थी, और फिर मैंने उसे जीप में बैठते हुए देखा। चबूतरे की तरफ अगरचे मौसीकी और लोगों का शोर था, लेकिन गोलियों की आवाज उस शोर पर गालिब आ गई। मौसीकी थम गई और लोग भी कुछ बदहवास होकर पार्किंग एरिया की तरफ देखने लगे। जब हम यहाँ आए थे तो मैंने जीप की चाबी स्विच में ही छोड़ दी थी और अब मुझे अपनी हमाकत का एहसास होने लगा था। वो शख्स जीप पर ताकुब करके हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता था। हमारी कार होटल के एरिया से निकलकर सड़क पर आ रही थी कि कान फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ। मैं अपनी सीट पर उछल पड़ा। स्टीयरिंग पर रत्ना की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई और कार लहरा गई, मगर रत्ना ने उसे फौरन ही संभाल लिया। मैंने मुड़कर देखा, हमारी जीप के पर खचे उड़ गए थे और आसपास खड़ी हुई दूसरी कारें भी जद में आ गई थी, जिनसे आग के शोले उठ रहे थे। उस शख्स का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था जिसने हमारे ताकुब के लिए जीप स्टार्ट करने की कोशिश की थी। होटल में भगदड़ मच गई। चबूतरे पर सजी हुई राग रंग की महफिल भी दरम बरम हो गई। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। मेजें कुर्सियां उलट रही थी, लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे और फिजा चीखों से गूंज रही थी। रत्ना ने कार रोक ली, मैं भी उसी तरफ देख रहा था। एक और धमाका हुआ, एक कार का पेट्रोल टैंक फट गया। शोलों में लिपटी हुई कार कई फुट ऊपर उछली और टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गई। जलती हुई कार के कुछ टुकड़े चबूतरे पर लोगों के हुजूम पर गिरे। चीखों धाड़ पहले से ज्यादा बुलंद हो गई। कई लोग जख्मी हुए। रुको नहीं, कार आगे बढ़ाओ रत्ना, मैंने सीट पर संभल कर बैठते हुए कहा। रत्ना एकदम जैसे होश में आ गई, वो संभल गई और कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। ये सब कुछ कैसे हुआ? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें बेला के अल्फाज याद होने चाहिए, मैंने कहा। एक बार पीछे मुड़कर देखा, फासला ज्यादा हो जाने से लोगों की शोर की आवाजें कम हो गई थी, लेकिन शोले दिखाई दे रहे थे। उसने कहा था कि अब मुझे जान से मारने की कोशिश की जाएगी। जोधपुर से जयपुर जाने वाले तमाम रास्तों की निगरानी हो रही है। ये दोनों यहाँ बैठे हुए थे, इन्हें हम पर शुबा हो गया था और अपनी मदद के लिए एक तीसरे आदमी को भी बुला लिया था। इसी दौरान मौका पाकर उन दोनों में से किसी ने हमारी जीप में बम लगा दिया था, जिसका तार इग्निशन से जोड़ दिया गया था, ताकि अगर हम उन्हें चकमा देकर भागने की कोशिश करें तो जीप स्टार्ट करने के लिए स्विच घुमाते ही हमारे पर खचे उड़ जाएं। ये काम उन्होंने उस वक्त किया होगा जब हम कांटे में आ चुके थे और गालिबन उनके तीसरे साथी को इसका इल्म नहीं था। उसने जैसे ही जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, जोरदार धमाका हुआ और फिर वही हुआ जो कुछ तुम देख चुकी हो। बात खत्म करके मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। हम तकरीबन 2 मील का फासला तय कर चुके थे, मगर शोले अब भी नजर आ रहे थे। 2-3 मील का फासला और तय हो गया। हम शहर के नवाब में दाखिल हो चुके थे। सड़क की इतराव में आलीशान कोठियां देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मुकराना बड़ा शहर था। सामने दूर तक जगमगाती रोशनियां नजर आ रही थी। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने एक मोड़ से आगे निकलते हुए गाड़ी रुकवा ली। ये शहर में दाखिल होने वाली मरकजी सड़क है, हो सकता है आगे कहीं। मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त फिजा में सायरन की आवाज गूंजने लगी। रत्ना ने कार साइड पर रोक ली। उस तरफ थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था। सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियां भी या तो रुक गई थी या साइड पर हो गई थी। चंद सेकंड बाद ही सामने किसी मोड़ से पुलिस की एक जीप और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां नमूदार हुई और चीखती दाड़ती हुई हमारे करीब से गुजर गई। मेरा ख्याल है किसी ने होटल से टेलीफोन पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला दे दी है। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, उस वक्त मैं ये कह रहा था कि ये शहर में दाखिल होने वाली मरकजी सड़क है, हो सकता है आगे कहीं चेकिंग हो रही हो, और अब तो ये बात यकीनी हो गई है। कार को बाईं तरफ वाली सड़क पर मोड़ दो। उस वक्त पुलिस की 2 और गाड़ियां सामने से आती हुई दिखाई दी। वो गाड़ियां हमारे करीब से गुजर गई तो रत्ना कार को रिवर्स में ले लिया और बाईं तरफ वाली जेली सड़क पर मोड़ दिया। ये शहर का नवाई रिहायशी इलाका था और गालबन इस इलाके में दौलतमंदों की रिहाइश थी, क्योंकि कोठियां बहुत शानदार और बहुत बड़ी थी। कहीं कहीं दुकानें भी थी, लेकिन इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे और दुकानें बंद हो चुकी थी। अलबत्ता एक मोड़ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला था जिसमें चंद ही लोग बैठे हुए थे। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त कार से निजात हासिल करना और किसी महफूज जगह का बंदोबस्त करना था। राकेश मुझे बता चुका था कि उसने हमारे होटल में पहुंचने के थोड़ी देर बाद बेला को टेलीफोन पर हमारे बारे में इतला दे दी थी और बेला फौरन ही जयपुर से रवाना हो गई थी। वो यहाँ तो मुकराना पहुंच गई होगी, यहाँ पहुंचने वाली होगी। उसे ये बात तकरीबन 1 घंटे पहले बताई थी। अगर उस वक्त तक बेला मुकराना नहीं पहुंची थी तो अब पहुंच गई होगी और उसे भी होटल में होने वाले धमाकों और उनसे फैलने वाली तबाही का पता चल गया होगा और उसने ये नतीजा गज करने में देर नहीं लगाई होगी कि वो सब कुछ मेरा किया धरा होगा। हो सकता है वो खुद भी होटल पहुंच गई हो। एक बात बहरहाल तय थी कि कुछ ही देर बाद पूरे शहर में चेकिंग शुरू हो जाएगी। होटल सराय, गेस्ट हाउसेस, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जाएगी जहां अजनबियों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त हो सकता हो। इसलिए जाहिर है हम किसी ऐसी जगह का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे और फौरी तौर पर कार से निजात हासिल करना भी जरूरी था। आगे एक बड़ा चौराहा देखकर मैंने रत्ना को कार रोक लेने को कहा। कार उस गली में मोड़कर रोक लो, हो सकता है आगे चेकिंग शुरू हो गई हो। लेकिन हम पैदल कहाँ जाएंगे? रत्ना ने कार गली में मोड़ते हुए कहा। वो गली बंगलों के दरमियान थी और इस वक्त सन्नाटा था। रत्ना ने एक जगह कार रोक ली और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों आहिस्तेगी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर आए। चौराहे की तरफ में कई रेस्टोरेंट थे और वहां खासी रौनक नजर आ रही थी।
एक ऊंची बिल्डिंग पर ऊपर से नीचे तक किसी नाइट क्लब का न्यून साइन भी जगमगा रहा था और वो नाइट क्लब गालिबन उसी बिल्डिंग में वाक़ था। चौराहे पर ट्रैफिक भी रमा दमा था, लेकिन वहाँ किसी किस्म की चेकिंग नहीं थी। हम चौराहे पर एक तरफ कदरे तारीकी में खड़े इधर उधर देख रहे थे कि कुछ ही दूर एक बस आकर रुकी और कंडक्टर दरवाजे में खड़े होकर टेशन टेशन चिल्लाने लगा। मेरे ख्याल में इस चौराहे पर स्टेशन जाने वाली कोई सवारी नहीं होगी, मगर कंडक्टर बदस्तूर टेशन टेशन चिल्ला रहा था। बस में मुसाफिरों की तादाद ज्यादा नहीं थी। मैंने रत्ना का हाथ पकड़ा और तेज कदम उठाता हुआ बस में सवार हो गया। रत्ना एक ऐसी सीट पर बैठ गई जिस पर खिड़की की तरफ एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। मैं पीछे की तरफ एक सीट पर बैठ गया। हम दोनों में पहले तय हो चुका था कि हम अपने अपने टिकट लेंगे और रेलवे स्टेशन के स्टॉप पर उतरेंगे। बस तकरीबन 2 मिनट तक वहां रुकी रही। पहले से बैठे हुए मुसाफिर ड्राइवर और कंडक्टर को बुरा भला कह रहे थे, मगर वो भी पाकिस्तानी बस ड्राइवरों की तरह बेहिस्सो हरकत थे। मुसाफिरों के चीखने चिल्लाने का उन पर कोई असर नहीं था। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। अगर चेकिंग शुरू हो गई तो बसों को भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे मामलात में रेलवे स्टेशनों पर अगरचे सबसे पहले और सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जिसके आसपास हम जैसे लोगों को पनाह मिल सकती थी। रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। बस तकरीबन 20 मिनट में वहां पहुंच गई और फिर पता चला कि जयपुर से कोई ट्रेन आने वाली थी जो 3 घंटे लेट थी। हमने प्लेटफॉर्म पर या मुसाफिर खाने में जाने की हमाकत नहीं की। बस स्टॉप से जरा आगे तांगा स्टैंड था। मैं बस से उतरकर इधर उधर देख रहा था कि तेज रफ्तारी से आने वाली पुलिस की एक गाड़ी हमसे चंद गज आगे रुक गई और उस गाड़ी से जो लोग उतरे उन्हें देखकर मैं कांप उठा। वो ब्लैक कैट के कमांडो थे। उनकी तादाद 6 थी। काली पतलून, काली शर्ट और सरों पर काले रुमाल बंधे हुए थे जिनकी गिरें पीछे की तरफ थी। ये ब्लैक कैट्स कमांडो की वर्दी थी। उन सब के हाथ में खतरनाक किस्म की सब मशीन गन्नें थी। वो जीप से उतरकर स्टेशन के मरकजी गेट की तरफ दौड़े। मुझे समझने में देर न लगी कि खेल शुरू हो चुका है। बस से उतरने वाले और पहले खड़े हुए लोग परेशान निगाहों से ब्लैक कैट्स को देख रहे थे। अब फूट लो यहाँ से भाइया, कोई गड़बड़ होने वाली है, एक आदमी ने अपने साथी से कहा। वो दोनों हमारे साथ बस से उतरे थे, लेकिन किसी गड़बड़ का एहसास होने पर दोबारा बस में बैठ गए। बस भी फौरन ही हरकत में आ गई और कुछ और लोग भी बस की तरफ लपके। इस सूरत से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ब्लैक कैट्स ने खासी दहशत फैला रखी थी। बस जा चुकी थी। बाकी लोग भी इधर उधर खिसक रहे थे। मैंने तांगा स्टैंड की तरफ देखा। वहां 3 तांगे और बगियां खड़ी थी। कोचवान एक तरफ बैठकर बीड़ियों के कश लगाते हुए गप्पे हाँक रहे थे और फिर एक कोचवान उठकर अपनी बगी में आ गया और घोड़े के आगे से चारे की बोरी उठाकर उसने बगी में डाल दी। बगी जैसे स्टैंड से निकली, मैं आगे बढ़ गया। मुझे सामने देखकर कोचवान ने बगी रोक ली। मैंने रत्ना को इशारा किया और आगे की सीट पर बैठ गया। रत्ना पीछे बैठ चुकी थी। बगी फिर हरकत में आ गई। कोचवान की उम्र 50 से कुछ ऊपर ही रही होगी। बैली सी धोती और कुर्ता था जिसके बटन खुले हुए थे। पैरों में पुरानी सी हवाई चप्पल थी। 3-4 दिन का शेव बढ़ा हुआ था। माए कान में चांदी की बाली थी जो कान की लो में फंसी हुई थी। यानी उसकी हालत गुर्बत की नजर आ रही थी। इस आमदनी में तो उसका अपना और घोड़े का पेट भी नहीं भरता होगा। बग्गी की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। हर तरफ से चूं चिराट की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहाँ जाओगे भैया? कोचवान ने पूछा। जान ले जाता हूँ, मैंने जवाब दिया। जोधपुर जाने वाली गड्डी 3 घंटे लेट आवेगी। हमारे से इतना इंतजार नहीं होता। और फिर वो लोग आ गए हुए हैं ना, काली वर्दी वाले सारे हरामी। कोई गड़बड़ जरूर होवेगी। वो चंद मुंह को खामोश हुआ, फिर बोला, हम तो घर जा रहे हैं। आज तो दारू के पैसे भी नहीं हुए। तुम कहाँ जाओगे? जान ले चलो ताऊ। मैंने फिर वही अल्फाज दोहरा दिए। हम तुम्हें दारू भी ले देंगे। असल में हमें उस गड्डी का इंतजार था। जोधपुर जाने को था, अब नहीं जावेंगे। तुम्हारे परिवार के कितने लोग हैं ताऊ? कितना कमा लेते हो रोज का? परिवार तो उनका होता है जिनका कोई हो, कोचवान ने जवाब दिया। मेरे 2 बेटे थे, दोनों मुझे छोड़कर मुंबई चले गए हीरो बनने के लिए। साले हरामी, अब वहां मजदूरी करते हैं। वो चंद मुंह को खामोश हुआ, फिर बोला, पत्नी ने जिंदगी भर साथ दिया, लेकिन 1 साल पहले वो भी स्वर्ग में चली गई। अकेला हूँ, इस घोड़े के साथ एक खोली में रहता हूँ। पर तुम लोग कौन हो? कहाँ जाओगे? हम भी तुम्हारी तरह दुखी हैं ताऊ। मैंने कहा, हमने अपनी पसंद की शादी की है। मेरे पिता ने हमें घर से निकाल दिया। हम जोधपुर मामा के पास जा रहे थे, मगर गड्डी लेट हो गई और काली वर्दी वाले भी आ गए। हमने सोचा ये भी हमें सतावेंगे, इसलिए स्टेशन से वापस आ गए। अब सोचो हूँ रात कहाँ गुजारेंगे। जी छोटा क्यों करते हो? कोचवान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं जो हूँ तुम्हारा ताऊ। मुझे याद आ गया कि जब मैंने तुम्हारी चाची से अपनी मर्जी से ब्याह किया था तो मेरे पिता भी हमें घर से निकाल दिया था। हम जयपुर में थे, धक्के खाते हुए यहाँ आ गए और मैंने बग्गी चलानी शुरू कर दी। बड़ी भगवान थी तुम्हारी चाची। मैं दिल में मुस्कुरा दिया। उसने भी मुझसे एक रिश्ता जोड़ लिया था और हमारा काम बन गया था। बड़ी मेहरबानी ताऊ, मैं तुम्हारा शुक्रिया। अरे ताऊ भी कहते हो और शुक्रिया भी अदा करते हो। उसने मेरी बात काट दी। मैं तुम्हारा भतीजा हुआ ना ताऊ, तो यूं करो, मैंने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबा दिया। रास्ते में अपने लिए दारू लेना, इनकार मत करना, ये रुपए रख लो। ताऊ ने 100 का नोट मुट्ठी में दबा लिया और फिर एक शराब खाने के सामने बग्गी रोककर दौड़ता हुआ शराब खाने में घुस गया।
वापिस आया तो उसके हाथ में देसी शराब की बोतल थी और 100 के नोट में से बचे हुए पैसे कुर्ते की अंदर की जेब में डाल रहा था। बग्गी एक बार फिर चल पड़ी। घोड़ा मरियल सा था और बमुश्किल बग्गी को खींच रहा था। सड़कों पर पुलिस की सरगर्मी बढ़ रही थी। कहीं कहीं ब्लैक कैट्स की गाड़ियां भी दौड़ती हुई नजर आ रही थी। मेरे दिल को धड़का सा लगा हुआ था। खदशा था कि किसी जगह हमारी बग्गी को रोक ना लिया जाए। बग्गी मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई एक कच्ची आबादी की तरफ निकल आई। आबादी के बाहर मंदिर भी था। बग्गी उस मंदिर के करीब से होती हुई पिछली तरफ चली गई। कच्ची आबादी के आवारा कुत्तों ने कुछ दूर तक बग्गी को प्रोटोकॉल दिया, लेकिन फिर ताऊ की गालियां सुनकर वापस चले गए। आबादी से तकरीबन 500 गज 2-2, 3-3 शिकस्ता इमारतें थी, जिनकी इतराब में दरख्त भी नजर आ रहे थे। ताऊ ने एक टूटी हुई दीवार से अंदर ले जाकर बग्गी रोक ली। यहाँ लीद की बू साफ महसूस हो रही थी। ताऊ के साथ ही हम भी बग्गी से उतर आए। वो मैं लेकर एक और दीवार के पीछे मुड़ गया। उस तरफ एक लंबा चौड़ा सेन था, जिसके बस में गुंजान शाखों वाला एक दरख्त भी था। उस तरफ बरामदा था और 2 कमरे थे। यहाँ अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रत्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ताऊ ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक कमरे का ताला खोला और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। चंद सेकंड बाद ही दिया सिलाई रोशन हुई और उसके थोड़ी देर बाद कमरे में कैरोसिन लैंप की जोरदार रोशनी फैल गई। हम भी कमरे में आ गए। लो भैया, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, मैं घोड़े को खोलकर उसे चारा डाल दूं। ताऊ कहता हुआ बाहर चला गया। मैं उस कमरे का जायजा लेने लगा। खासा बड़ा कमरा था। एक तरफ छलंगा सी चारपाई पड़ी थी, जिस पर बहुत मैला सा बिस्तर बिछा हुआ था। दूसरी तरफ दीवार के साथ खजूर के पत्तों की चिटाई बिछी हुई थी, जिस पर चाय का मग्गा, एक थाली और कुछ और चीजें पड़ी हुई थी। एक दीवार पर लगी हुई खोटी पर 2-3 पुराने से कपड़े टंगे हुए थे। मैंने रत्ना की तरफ देखा। वो वहशत ज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मजबूरी है, मैंने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए।